10 मजीद जहांगीर तरीन खड़े कर देने हैं, तो फिर ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हकीकत ये है कि खान साहब हों या अयूब खान साहब हों, ये एक ही तसलसल है, एक ही स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर पूरा चलता हुआ पाकिस्तान आ रहा है। तो ये साइफर वाली भी फुल टॉस अमेरिका ने खुद ही कराई थी। 10 कनाल का एक ऑर्चर्ड फॉर्म जो है वो 20,000 रुपए में या 25,000 रुपए में लोगों को दिया गया। तहरीक अब तख्त या तख्ता के मरहले में दाखिल हो गई है, और ये भी इतनी अननेचुरल हैं कि चाइना के अंदर भी इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस है। जेन्युइन सियासी पार्टी होती ही वो है कि जो ये खिदमत खल्क का काम करके बनी हो। आज भी चाइना एक ओपन स्टेट नहीं है। इस तरह का काम 20-30 साल कर ले तो यानी वो उर्दुगान की जगह पे आ सकते, मतलब वो पोजीशन कम से कम शहरों में उसकी हो सकती है। तो कितने लोग फौज से फारिग किए गए, कितने अटेम्प्ट्स हुए मुशर्रफ के ऊपर कत्ल के। कौम की साइकी को समझने की ज़रूरत कल भी थी, खान साहब के लिए भी थी और आज भी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किरा और तबसरा। तज़किरा और तबसरा में हम हालात हाज़रा और मौजूदा कुछ आलमी हालात के ऊपर भी नज़र डालेंगे और स्टार्ट हम करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो माशी तौर पे अभी हमें कुछ ख़बरें मिली हैं और उसके हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स भी सामने आए हैं, उनको डिस्कशन करेंगे। सियासी लिहाज से साइफ़र का मामला एक दफ़ा दोबारा ताज़ा हुआ और ख़ास तौर पे इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, पिछले दिनों उनकी जो वो एक गवाही सामने आई तो वो रिटर्न सूरत पे है, एक स्क्रिप्टेड सूरत में है। उसके हवाले से वो चीज़ें दोबारा ताज़ा हुई। इमरान खान की तरफ से बयानात और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आई और दावे किए गए कि ये ड्रामा था, ये साजिश थी या हकीकत थी। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ हमेशा की तरह जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं मोहतरम मेहताब अज़ीज़ भाई हमारे साथ होंगे और मतलब खालिद महमूद अब्बासी साहब। तो सर मैं इसी पे जो IMF का जो अभी बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के लिए आया है और फिर हमने कुछ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ देखी और कुछ सेमिनार, ख़ास तौर पे जो 3 शोबाजात हैं, एक ज़रात और उस हवाले से एक काफ़ी बड़ा कन्वेंशन सेंटर में हुआ जिसमें जो हमारी अस्करी क़यादत है वो भी इसमें शरीक थी और उसके ऊपर जो बाद में जो चीज़ें सामने आई हैं उनका कुछ एक विजन भी सामने आया। गवर्नमेंट की तरफ से तो इनिशिएटिव्स हैं ही हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे 3 सेगमेंट्स, एक ज़रात, दूसरा IT का शोबा है, उसके लिए भी अभी कुछ दिन कबल ही IT एक पूरी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है पाकिस्तान में और उस हवाले से भी कुछ इनिशिएटिव सामने आए। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की एक वेंटिलेटर वाली सूरत हाल है माशी तौर पे और दूसरी तरफ ज़रात की तरफ तवज्जो देना और इन चीज़ों को देखना, तो ये तो अच्छे इक़दामात हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं और अगर उनको अस्करी क़यादत की तरफ से एक समझ लें कि समझ लें उनकी एक बैक है या उनकी तरफ से भी एक साथ है, तो ये दोनों चीज़ें। लेकिन एक तरफ तनकीद ये की जाती है कि पहले अदवार के अंदर जो रियासती अदारे जिस तरीके से एक अमल दखल रहा है, हुकूमती जो काम है उनके अंदर, तो ये तो वही तसलसल चला आ रहा है। तो इस तनाजुर में आप इन सारी बातों को कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि IMF मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। सही है। अगर उसे पैकेज मिल गया तो ये कोई उस तरह की कोई खुशी की बात नहीं है। IMF का ये रोल तो रहा है कि जो मईशतें डमाडोल होती हैं तो वो एक सहारा देता है, ये ज़ाहिरी रोल है। लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ा गहराई में उतर के देखें तो वो एक वेपन है, वो एक जंगी हथियार है किसी कौम के ख़िलाफ़ जो ताकतवर कौमें वो इस्तेमाल करती हैं और वो इसीलिए बनाया गया है कि उसके ज़रिए से पॉलिसियाँ डिक्टेट की जाती हैं। वो नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन उस पैकेज के पीछे वो होता है, इसीलिए डिले होता है। और अभी भी आपने देखा होगा, अभी मिला, तो कुछ तो हुआ कि जिसके बाद मिला, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं वो ज़ाहिर नहीं होती लेकिन अंदर खाने चलती हैं। मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा IMF को मसले का हल समझता हो, और जो भी IMF के प्रोग्राम में जाते हैं वो इस ख्याल से जाते हैं कि पहिया स्टार्ट करना है, और एक दफ़ा पहिया स्टार्ट हो गया और उसने जब प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे, यानी इस खुश उम्मीदी पे जाते हैं। तो IMF या जो उसके पीछे होते हैं वो तो नहीं चाहते कि आप IMF की उससे आज़ाद हो जाएं, वो तो फिर होता यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती। यानी जिन्होंने IMF के साथ वो प्रोग्राम साइन किया होता है तो वो अगर कोई प्लान करके आए हैं कि जी हम यहाँ से टू बिगिन विद और यहाँ जाके हम IMF को खुदा हाफिज़ कहेंगे और उसके बाद हमारी स्मूथ सेलिंग शुरू हो जाएगी,
तो वो उस पॉइंट के आने से पहले इनका मुकुट ठप दिया जाता है। यानी ये, और इसके पीछे कौन होता है, वो फिर जाहिर है जो IMF के पीछे होते हैं वो होते हैं, ताकि आप हमेशा IMF की ज़रूरतमंद रहें। तो जब तक पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं होगा तो IMF का प्रोग्राम लेने का मतलब यह है कि 23वां प्रोग्राम लिया हमने, कितना, तीसरा है ना, जो 2008 के बाद पिछले 15 सालों में तीसरा है। तो ये जब हर नया प्रोग्राम पहले से ज़्यादा सख्त शराइत के साथ लिया गया, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो अभी तो इस प्रोग्राम के लेने से पहले तो कोई इस तरह की बातें चल पड़ी थी कि जी को कोई रोल इस्लाम 80 प्रोग्राम के रोल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जितना आप मजबूर होंगे उतना फंसते चले जाएंगे। एक मजबूरी ये भी हो गई है कि अब चाइना दूसरी तरफ भी मौजूद है, तो वो भी तरह थोड़ा सा यानी एक सहारा सा बन गया था। तो बहरहाल जी मसला ये है कि आपको अपनी पॉलिसियाँ, माशी पॉलिसियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर उस्तवार करनी होंगी कि हुकूमतों के आने जाने से उन पॉलिसियों के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो तब आप जाके IMF से गुलूखलासी हासिल कर सकते हैं, और जब तक आप ये गुलूखलासी हासिल नहीं करते आप आज़ाद नहीं हैं, आप अपनी पॉलिसियाँ खुद नहीं बना सकते। सही, ठीक होंगे। दूसरी तरफ मसला ये है कि हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो बाकायदा, अगरचे कि हम उन्हें पार्टियाँ सियासी पार्टी कहते हैं, लेकिन वो कोई सियासी इदारे नहीं बन सके जिसका रूना हम रोते रहते हैं। वो शख्सियात के गिर्द होती हैं, बहरहाल वो कमज़ोर रहती हैं। इदारा आपके यहाँ, वैसे इदारे तो बहुत सारे हैं लेकिन इदारा एक ही है, ठीक, अल इदारा कहें ना, दी इंस्टीट्यूट, तो वो तो एक ही है, कंपनी एक ही। हाँ, नहीं, जो मतलब जिसने अपनी वर्थ प्रूफ की है ना, जो अपने बल पे खड़े, अपने बलबोते पर खड़े हैं और सेल्फ सफिशिएंट भी कह लें, जो किसी इदारे का मोहताज नहीं है। और ये भी कहा जाता है, और बहुत हद तक शायद सही कहा जाता है, कि उन्होंने किसी और को बनने नहीं दिया। इवन पुलिस के महकमे को भी एक हद तक कैप करके रखा, बाकी भी ताकि हमारी ज़रूरत सबको रहे, सलाम में हम पेश हों वगैरह वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी हमारे बगैर काम ना चले तो हमारी ज़रूरत होगी तो फिर हमें वो जो है ना वो सहूलतें दी जाएंगी। लेकिन ये कि अब उसका नतीजा ये है कि जब तक वो इदारा पीछे खड़ा ना हो तो ना हमारी सियासी जमातें परफॉर्म कर सकती हैं, ना हमारी अदलिया परफॉर्म कर सकती है, कोई इदारा नहीं परफॉर्म कर सकता, तो उन्हें आगे पीछे खड़ा होना पड़ता है आलमी इदारों को। तो आपको याद होगा कि जब ये न्यूट्रल की बात चली थी तो पहली बात तो ये है कि न्यूट्रल होना मुमकिन नहीं है, अमली तौर पर आप एकदम न्यूट्रल हो जाएं ये मुमकिन नहीं है। आपके मतलब अब तो मफादात इतने हैं कि न्यूट्रल हो नहीं सकते। न्यूट्रल होने का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यह है कि अब हम मंजर पर आकर नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो जैसे वेस्ट में सरमायादार करता है सामने आके नहीं करता। असल हुकूमत तो सरमायादारों की होती है, लेकिन आगे उन्होंने कोई पपट रखा होता है। तो न्यूट्रल इस हद तक भी होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन हमने ये बात इधर ही की थी, इसी प्रोग्राम में आपके साथ ही हुई थी कि अभी हम इतने मैच्योर भी नहीं हैं सियासी तौर पर कि आप न्यूट्रल हो जाएं तो ये निज़ाम चला लें। सही, ठीक है, कैपेबिलिटी का मसला है। तो अगर आप ये समझते हैं कि भाई ठीक है जिसका काम उसको साझे, तो उसके लिए पहले ये जो इतनी खराबी पैदा हो गई है तो इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम भी करना होगा और उस जगह तक लेके आना होगा कि ये पूरी तरह लेके निज़ाम को चले। तो आप एकदम पीछे ना हटें। वो जो आपने इदारों की मदाखलत की बात की है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो कामिल अलहदगी यानी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप दूध पीते बच्चे को अलहदा करके रख दें, या चलें थोड़ा सा लड़कपन में अलहदा कर दें, तब भी वो इमेच्योर होगा। तो ज़रा उससे पहले उसकी ग्रूमिंग, उसकी एजुकेशन, उसको जो है ना उसकी जो सलाहियतें हैं उन्हें बरूकार आने का मौका देना, और जब वो अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो जाए तो फिर आप अपने किनारे लगें, न्यूट्रल हों या जो भी हों। तो ये हमने उस वक्त भी ये बात की थी। लिहाजा अब अगर देखें, असल बात तो नीयतों की है कि आप की मदाखलत के बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता, सीधी सी बात है। वो उसके लिए आपकी मदाखलत दरकार है, ये वक्त की ज़रूरत कह लें जी, इनएविटेबल ईवल है इसका उर्दू तर्जुमा मतलब एक नागुज़ीर बुराई समझ लें। ठीक है, लेकिन बुराई भी अगर नागुज़ीर हो जाए तो करना पड़ता है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन ये कि अगर तो आप अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए ये करेंगे तो नुकसान होगा और गलत होगा, जैसे पहले हुआ। लेकिन अगर आप इदारों को बनाने के लिए एक, जैसे वो था ना 3 साल की एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए या ये वो, तो एक इस तरह का कोई उबूरी दौर के जिसमें आप ये करके लोगों को पाँव पे खड़ा करके सियासी जमातों को इदारे बनाकर
पुलिस को जो है ना कैपेबल बना के बाकी इदारों को भी खड़ा कर आप पीछे हट जाएं, ये बेस्ट है। ये ज़रूरत है, ये ज़मीनी हकीकत का तकाजा, ये एकदम कट ऑफ नहीं हो सकता। तो ये अगर किसी की नीयत ये है और इस तरह कर रहा है तो यानी ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद होगा। अब अगर माशी पॉलिसियों की तरफ अगर आप उस पे हम आते हैं, मैं मेहताब पे इस पे, लेकिन वो आपकी ये बात रह गई है ना कि जो सारा कुछ है, देखें ज़राअत की तरफ अगर आप आते हैं ना तो ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। जब भी मुल्क में कोई मुहिब्बे वतन लोग आएंगे और वो सोचेंगे अपने पाँव पर खड़ा होना, तो हल IMF नहीं है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो ज़राअत पर तवज्जो देनी होगी। वो कैसे देंगे वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस तरफ फोकस होना जो है ना ये एक अच्छी अलामत है, खुशाइंद है। ठीक है मेहताब भाई, मतलब खान साहब एक दौर में इसकी बड़ी तोजीहात पेश करते थे कि इदारों का आपस में एक पेज पे होना, तो एक पेज की इस्तिलाह भी फिर बड़ी वो मशहूर हुई, और आज सबसे ज़्यादा वो मतलब नाकिद बन के और एक बड़ा एक उसूली शख्स बन के खड़े हुए हैं। तो और दूसरी तरफ उनका ये भी रोल मतलब रोना था कि IMF की वजह से हम, जैसे खाल साहब ने बात की, बात तो ठीक थी और इसी वजह से लोगों ने उनको पजीराई भी दी, उनके इस मौक़िफ़ को कहा कि हम IMF से गुलामी चाहेंगे, लेकिन उनके दौर का जारी करदा पैकेज हमें इस दौर के अंदर वो मिला, और ये वाली हुकूमत भी बड़ी खुश है और बड़े वो क्या बांगे पिला रही है और जिस तरीके से वो है। तो इस जकड़बंदी से निकलने के लिए मतलब अभी कुछ इनिशिएटिव्स भी दिए हैं जिस पर तो इंशाल्लाह भी हम बात करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ मतलब एक नागुज़ीर बुराई तो आ गई, निकलना कैसे? देखिए हमारा अलमिया ये है कि हम जब IMF के पास जाते हैं तब भी हम ढोल बजा रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, IMF का प्रोग्राम हमें मिल गया है। और जब कभी ऐसे मौके आए कि जब हमने IMF के प्रोग्राम को खैराबाद किया तो फिर हमने उससे ढोल बजाए कि हम उस गुलामी से बाहर निकल आए, और अगली दफ़ा फिर जब प्रोग्राम लिया तो फिर दोबारा ढोल बजाते रहे। तो ये बेसिकली इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये आवाम को हमेशा जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा गया है, वगरना हकीकत ये है कि खान साहब हों या अयूब खान साहब हों, ये एक ही तसलसल है, एक ही स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर पूरा चलता हुआ पाकिस्तान आ रहा है। और पाकिस्तान है या थर्ड वर्ल्ड के सारे ही ममालिक हैं, वो इंडिया भी है, वो श्रीलंका भी है, वो अफ्रीकन ममालिक भी हैं, वो बांग्लादेश भी है, इन सब को भी अगर देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी जो मुकामी लोग हैं या जो अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी कहीं नहीं नज़र आ रही होती। मतलब आज के दौर में आप देखें तो पाकिस्तान को मैं कह सकता हूँ कि रहने के काबिल नहीं रहा, अनलिवेबल हो चुका है। आप अंदाज़ा करें ना कि गर्मी के मौसम में जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ आज 7 रुपये पाकिस्तान में बेस यूनिट बढ़ाया गया है बिजली का, 7 रुपये तक। इससे पहले 5 रुपये तक बढ़ाया गया था। इसी तरह पेट्रोल के प्राइस, इसी तरह दीगर चीज़ें डाल के, तो मतलब एक बंदा जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है बग़ैर AC के, यानी 2 पंखे उसके घर में चलते हैं, वो लाइटें चलती हों और जो नॉर्मल अप्लाइंसेस हैं, तो उसका भी अब बिजली का बिल जो है वो 15-18 हज़ार रुपये आएगा। जबकि यहाँ पे जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम तनख्वाह है वो हुकूमत ने मुकर्रर की है, वो 30,000 रुपये है। तो आप ये देखें कि और जो वो भी मतलब ज़्यादातर मिलती है नहीं मिलती, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो हुकूमत ने मुकर्रर की है आप उसको देखें कि 30,000 है, तो अगर एक आम आदमी का बिल ही 15,000 रुपये आएगा, ये हुकूमत ने तय कर लिया है, तो फिर बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो क्या खाएगा महंगाई के उसके ऊपर। तो इसकी वजह से पूरी सोसाइटी में एक डिस्टर्बेंस है। और दूसरी तरफ आप देखें तो अयाशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। आप एलीट क्लास के देखें कि ये पंजाब ने अभी चंद दिन ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने हुआ है कि 200 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां जो है डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 200 गाड़ियां ली गई। इससे पहले वज़रा और उनके लिए, और मतलब आप अंदाज़ा ये करें कि 13-14 करोड़ रुपए की जो गाड़ी है वो एक 19वें और 20वें स्केल के ऑफिसर को मिलती है यहाँ पे, जिसको एक आम आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। आम आदमी क्या मतलब एक अच्छे लेवल का बिजनेसमैन जो है ना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मिलती है जो जिसकी अपनी सैलरी जो होती है ना वो 1.5-2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती, और उसको वो गाड़ी मिल रही है और उसके साथ उसको 6-7-8 गाड़ियाँ और उसने घेर के रखी होती हैं।
ये एक ऑडिट रिपोर्ट थी पिछले अरसे में, मैं देख रहा था कि उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के जितने सरकारी महकमे हैं ना, उनके पास सरप्लस व्हीकल्स हैं, चंद एक को छोड़ के, मतलब एजुकेशन या माठे जिसे कि वो कर लें, उनको एक तरफ रख दें, और जितने भी ताकतवर महकमे हैं उन सब के पास सरप्लस गाड़ियां हैं। यानी उनकी ज़रूरत अगर 50 गाड़ियों की थी तो उनके पास 70-80 का फ्लीट खड़ा हुआ है वहाँ पे। ये हालत है इस मुल्क की। फिर यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर आप बैठेंगे, यहाँ पे जिस बंदे की 1 लाख रुपया तनख्वाह है वो एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं ऑफिसर्स जो महकमों के हैं, वो एग्जेक्टिव अलाउंस 150% यहाँ पे है। यानी कि लाख रुपया उसकी तनख्वाह है तो 1.5 लाख रुपया वो एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहा है। फिर उसके बाद अगर वो पार्लियामेंट में है तो वो पार्लियामेंट्री अलाउंस ले रहा है, अगर वो FBR में है तो वो फाइनेंशियल अलाउंस ले रहा है, अगर वो जुडिशरी में है तो वो जुडिशियल अलाउंस ले रहा है, जो 100% से ज़्यादा है। लाख रुपए की तनख्वाह के साथ आप अंदाज़ा करें कि जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है वो 2.5 से 3 लाख रुपए माहाना वसूल कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर बैठ के। फिर उसके लिए बिजली जो है ना उसके 400 यूनिट उसके लिए फ्री हैं, उसके लिए पेट्रोल फ्री है, उसके लिए गाड़ियाँ फ्री हैं, उसके लिए मेंटेनेंस फ्री है। और तरीका वारदात ये होता है कि हर चीज़ में, मतलब IMF से अब ये मायदा हुआ है तो IMF ने आपसे कहा है कि आप पैसे कैसे देंगे, आप ये एक उसका कि जो हमारा सर्कुलर डेट है, जो हमने बिजली कंपनियों को पैसे देने हैं तो क्या देंगे, उनका बिजली महंगी कर दें। मतलब वो चीज़ें जो डायरेक्ट यूज़र तक जा रही हैं, जो डायरेक्ट यूज़र तक हैं। और ये जितने भी लोग हैं इसमें एक तो वो एलीट क्लास है जिनके लिए कोई महंगा नहीं है, उनके लिए 10 लाख भी बिल आ जाए तो कोई इशू नहीं है। एलीट जो है हमारे वो तो इस चीज़ से मुबर्रा है, उनके अंदर तो बैलेंस शीट पे फ़र्क पड़ेगा, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ सकता। और बाकी के जो सरकारी बाबू हैं जो ये सारा काम करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें फ्री हैं, उनके लिए पेट्रोल भी फ्री है, उनके लिए बिजली भी फ्री है, इसलिए वो इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उस बढ़ाने की वजह से यहाँ पे हर चीज़ आवाम की पहुँच से बाहर हो चुकी है। और लोगों के लिए फिर ज़ाहिर है जब नहीं होती तो हम देखते हैं कि वो स्ट्रीट क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, उसके बाद पूरे माशरे का सोशल फैब्रिक एक बिखरता जा रहा है। अभी मतलब एक कुलीग से मैं बात कर रहा था तो वो बता रहे थे, वो यहाँ नज़दीकी एक ज़िला के हैं, तो वो कह रहे थे कि पहले मैं हर वीकेंड पे गाँव चला जाता था, 2-2.5 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगता था तो हम चले जाते थे, हम कहते थे खैर है चलें जी। हफ्ते वाले दिन शाम को गए और इतवार की सुबह सुबह वापस आ गए, चलें 2,000 हो गया, 4 उसके ऊपर 8-9 हज़ार रुपये का खर्चा। अब वो कहते हैं 6-7 हज़ार रुपये तो एक साइड का मतलब वो लग जाता है, एक ट्रिप का ऊपर लग जाता है, तो अब वो अफोर्डेबल नहीं रहा, तो वो हो गया। वो कहते हैं महीने बाद हम जाते हैं एक ही दफ़ा ना, उतना ही पैसों में उसके अंदर। तो ये वो बुनियादी चीज़ें, ज़रूरियाती ज़िंदगी और इन चीज़ों के ऊपर जो असरात हैं वो आना। बाकी जो बाकी बातें हैं ना, ये सारी हवाई बातें। देखें ये हर दफ़ा ये होता है, ये इनिशिएटिव कोई नया इनिशिएटिव नहीं है ऐसा। ये मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पैकेज और फ्ला इंडस्ट्री के लिए और ज़राअत के लिए, और ये कितनी जो है ना वो पिछले अरसे में हमने देखा है, पिछले 15-20 साल से जब से मतलब मीडिया के अंदर हम रहे या हम मतलब पार्टिसिपेट करते रहे सोसाइटी के अंदर, तो ये हर साल और ये इसी तरीके से लोगों को घुमाया जाता है। वो एक होप जो है ना वो थोड़े अरसे के लिए रखी जाती है, फिर एक नई डुगडुगी बजना शुरू हो जाती है और लोग समझते हैं किसे। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये ज़राअत की आपने इनिशिएटिव की बात की है, ज़राअत का इनिशिएटिव क्या है, हमारे पास इस खित्ते में सबसे महंगी खाद जो है ना वो पाकिस्तान में मिल रही है। अच्छा, जो आप अंदाज़ा करें कि जो किसान से मतलब गंदम होती है वो जिस रेट पे ली जा रही है और जिस रेट पे मार्केट में बिक रही है उसके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दुगने से ज़्यादा रेट के ऊपर बिक रही है। गवर्नमेंट इन चीज़ों को तो ठीक नहीं कर रही। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, आप कहाँ उसके अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई DHA ख़त्म हो रहा है, तो DHA अब फिजिबल नहीं रहा, लोगों की कैपेसिटी नहीं रही DHA में प्लॉट ख़रीदने की, तो अब एक नया प्रोजेक्ट जो है ना वो शुरू हो, DHA फार्म की तरफ जा रहे हैं। ये आम लोगों की परसेप्शन यही है, आगे क्या होता है ये मुस्तकबिल की बात है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर चूँकि जो बुनियादी चीज़ें हैं जब आप किसान को दे नहीं रहे, मतलब आज किसी किसान के पास चले जाए पाकिस्तान भर के अंदर, वो अपने बच्चों को, अपनी आइंदा जनरेशन को वो ज़राअत के ऊपर महदूद नहीं रखना चाहेगा, जो खुद किसान है। एक वजह है ना, सादी सी वजह है ना, देखें वो जो वहाँ पे वो अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, जो खुद अपना वक्त लगा रहे हैं,
उसकी जगह पे वो अगर मजदूरी भी करे ना तो ये जो इसकी ये वाली मेहनत है ये उससे कम उसको प्रोडक्शन देती है। मजदूरी में उसे उसकी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये मसला होता है, सीधी सी बात। नहीं खालिद साहब, इसमें मतलब आप भी कई दफ़ा मतलब इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करते रहे हैं कि डायरेक्ट हमारे और हमारी अक्सरियती जो देखें ना ज़रात के ऊपर है, हमारा अभी भी मुनहसर है जितनी भी हमारी मईशत है, तो वो डायरेक्ट किसान तक वो क्या इनिशिएटिव्स हैं? क्योंकि अभी भी जैसे मेहताब भाई ने बताया कि अगर बड़ी कॉर्पोरेट्स को ले आएंगे, बड़े इन्वेस्टर्स को ले आएंगे, तो मसला तो किसान के साथ वही है कि वो तो बड़े कॉर्पोरेट्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, अगर इसका नतीजा यही निकलना है कि भाई 10 मजीद जहांगीर तरीन खड़े कर देंगे हैं, तो फिर ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो आपको ठीक है, वो वीडियो बन जाएंगी, वो उस तरह की नंबर्स आपके बन जाएंगे, वो हो जाएगा, कोई मईशत को कोई इस्तेकाम नहीं मिलेगा। ये तो एक पूरा बड़ा पैकेज है, ये तो एक इनकलाब है भाई। अगर आप इसके लिए इसमें काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम है। चल, लेकिन मैं शुरू यहाँ से करता हूँ ना। हमारे साथ होता क्या है, सब्जियों की कीमतों का तयन करना है, दूध की कीमत का तयन करना है, ये डीसी साहब बैठ के इधर इस्लामाबाद ठंडे कमरे में करते हैं। वो ये कभी सोचेगा कि इसके ऊपर इसका अखराजात कितने आए हैं, मिल्क प्रोड्यूस जो बंदा कर रहे हैं उसको कितने में पड़ रहा है खालिस, हाँ खुद उसको कितने में पड़ रहा है, इसके ऊपर उसका टाइम कितना लगा, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, ये सबको जमा करके वो दूध की कीमत तय करेगा, या अपनी उस इंतजामी ज़रूरत को देख के तो वो दूध की कीमत तय करता है। सब्जियों की कीमतें कैसे तय होती हैं, ये देख के होती है कि किसान की इसमें कितनी इनपुट है, या ये देख के होती है कि भाई हमारा जो कंज्यूमर है वो कितना जो है ना वो हमसे कितना मुतमईन रह सकता है कीमत तय करने। तो जब आपका कीमत तय करने का फार्मूला ये है, तो किसान को आपने क्या समझा हुआ है, ये तो देखा ही नहीं हो सकता। यानी ये यकीनी बात है कि जो ये दूध की कीमत मुकर्रर करके बैठे हुए हैं, इस कीमत पर प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। गोया आप सिखा रहे हैं कि भाई अगर आपने कोई बचत करनी है तो पानी मिलाओ। खैर अब तो पानी से तो बात बहुत आगे, पानी तो बहुत शराफत वाली बात, शराफत तो आप तो सिंथेटिक मिल्क, लेकिन आप किसी बंदे को जिसने या तो ये काम छोड़े, लेकिन अगर उसने काम करना है तो हलाल की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही सब्जियों में है, यही अनाज में है। आप तस्वुर करो यार, आपके अभी पता नहीं लकड़ी किस तरह 900-1000 रुपये मन होगी जी, गन्ना किस तरह मन है, इससे बहुत कम 200-250 रुपये मन। यानी गन्ना खुश्क लकड़ी से भी गया गुजरी आइटम बना दिया आपने। ये आप ज़राअत को तरक्की देने, इस तरह ज़राअत तरक्की करेगी। तो देखें, अगर हमने ज़रई मुल्क हैं और हम चाहते हैं कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी बने हमारी मईशत की, तो उसके लिए बहुत इनकलाबी इक़दाम करने पड़ेंगे। जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि तय करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन कोई बंदा, कोई ख़ानदान रख सकता है, कम से कम कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। मेरा ख्याल है 20 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास नहीं होनी चाहिए, कम से कम 12 एकड़ होनी चाहिए, जिसने जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हो वो। और फिर उसके बाद एक पूरा प्रोग्राम बनना चाहिए, यानी माहिरीन बैठे हैं कि भाई 12 एकड़ को कैसे एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनाएं। अभी आप खाद की बात कर रहे थे, आप बिजली की बात कर रहे थे, तो देखें अगर आपने इसको पूरी तरह इस्तेमाल करना है ना, उसमें ये देखेंगे जी इतने एरिया में इसने अनाज काश्त करना है, इतने एरिया में इसने चारा काश्त करना है, ये अपने साथ इतनी भैंसें या गायें रख सकता है, और वो उसे रखनी हो, लाइफ स्टॉक, ठीक है ना, वो उसे रखनी हो। उसके साथ फिर बायोगैस का उसे फैसिलिटेशन दें, उस बायोगैस से बिजली बनाने का और जो है ना उसका वो ट्यूबवेल चलाने का भी पूरी उसे यानी वो दें, टेक्निकल मदद दें, ठीक है। वो उधर कमी होती है तो उसको वो सोलर सिस्टम लगा के दें ताकि बिजली उसकी अपनी हो जाए, चूल्हे में जो उसने गैस जलानी है वो उसकी अपनी हो जाए। अच्छा, अब ये जो बायोगैस का प्लांट लगा है, इससे वो जो खाद निकलती है वो दुनिया की हर खाद से बेहतर खाद है। अच्छा, होगा भी ऑर्गेनिक, यानी ये वो खाद वाला गंद नहीं होगा, ये ऑर्गेनिक खाद है। उसे मुफ्त पड़ गई, आप इतनी महंगी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसे मुफ्त पड़ गई। यानी मैं सिर्फ एक मिसाल के जरिए यानी आपके सामने बात रखी है। इस तरह कोई मैंने 12 एकड़ मैंने अपने अंदाजे से कहा, तो वो माहिरीन बैठ के उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस्तिलाहात लेके जी। ये पूरा आपको करना पड़ेगा, फिर जाके तो आप कुछ उस पोजीशन में आएंगे कि आप कहेंगे जी हमने ज़राअत को तरक्की दी।
और ये कीमतें आप इस तरह तय करेंगे तो बात नहीं बनेगी। फिर वो पूरा उसका वो निकालें, उसके खर्चे देखें, उसके बच्चों की अच्छी तालीम का वो सारा मामला देख के कि भाई इतनी अर्निंग उसकी होनी चाहिए, तो फिर कीमतों का तयन इस तरह करके करें। हमारे मुल्क में किसी की इतनी बदतरीन इस्तेसाल नहीं हो रहा है जितना किसान का हो रहा है। नहीं खालिद साहब, मैं दो इसमें एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि एक तो देखें बुनियादी चीज़ आपने कहा, मेरे ख्याल में तो जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त ज़राअत के अंदर वो एक तो मिडल मैन का है। हाँ, वो एक अलग कहानी है कि वो एक अलग कहानी है कि दरमियान में जो लोग हैं वो इस्तेहसाल करते हैं कंज्यूमर का भी और वो इस्तेहसाल करते हैं फार्मर का भी, दोनों के लिए, और उनका रोल ख़त्म करने के लिए आड़ती या जो भी मिडल मैन होते हैं वो ज़रा खरीदने से लेके वो दलाल एजेंट्स जो है ना, मंडियों को कैसे ओपन किया जाए, ये दुनिया में बेशुमार मॉडल्स हैं मौजूद जिनको पूरा आईटी सिस्टम इस लिहाज से फैसिलिटेशन और ऑनलाइन कॉमर्स और डायरेक्ट रसाई, मतलब हर चीज हो सकती है इसके ऊपर, मतलब आज फार्मर मार्केट्स लगती हैं पूरी दुनिया के दौर के अंदर देखें ना, वो डिमांड एंड सप्लाई, फिर एक्सपोर्ट का सारा आप सिस्टम है, तो आपको वो फैसिलिटेट किया जाए, आपके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि किसान को ज्यादा से ज्यादा वो चीजें, ताकि वो उसको अपना कैरियर के तौर पर अपना सके। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू भी तो ये रहा है, आपने कैरियर का लफ्ज़ बोला, मुझे वो याद आ गई बात। ये देखें, महताब भाई को भी पता है कि ये हमारा जितना भी पहाड़ी इलाका है, इसमें चावल होते थे, इसमें गंदम होती थी, इसमें मकई होती थी, सब्जियां होती थी, ये तो ट्रांसपोर्टेशन तो थी नहीं, तो सारा अपना अपना ही पका वो उगा के खाते थे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं होता, क्यों? बहरहाल लोग ज़रा सियाने हैं, वो खामखा तो नहीं, मतलब मेहनत इतनी करें, और उससे बहुत कम मेहनत करके एक होटल खोलें, ट्रक चलाएं, कोई इस तरह का काम कर लें, तो उससे ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आप गंदम ले आए घर, तो वो तो सारे लोग फिर उन चीज़ों में निकल गए हैं उस पर, और ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। मतलब मैं आपको एक चीज़ तो मैंने कहा, मिडिल मैन का जो किरदार है, जो हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं करना, जिसके ऊपर पैसे भी नहीं लगने, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पॉलिसी जो है ना आपने डेवलप करनी है और ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो कीमत जिस पे सब्ज़ी हम यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, ये कीमत अगर किसान को मिले तो किसान का कैरियर बन जाएगा। सीधी सादी बात इतनी सी है कि ये दरमियान का जो है ना एक उसको ख़त्म कर। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया के वो ममालिक जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें भी हैं, अमेरिका कनाडा जैसे ममालिक में भी, वहाँ पे भी जोनिंग है। वहाँ पे अर्बन जोन कौन सा है, रूरल जोन कौन सा है, कौन सी ज़मीन जो है वो फसलों के लिए काश्त होगी, किस पे सब्जियां काश्त होंगी, कौन सी ज़मीन जो है वो शहरों की आबादी के लिए मुख्तस की जाएगी, रियल स्टेट के लिए और यहाँ पे मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा जो जरखेज़ ज़मीन है और उस पे रावाली कैंट भी बन जाता है, जो जरखेज़ भी अच्छा, जिसमें जायकेदार भी है, ये भी एक चीज़ होती है ना, जायकेदार। ये पहाड़ी इलाके का अनाज और ये बराबर नहीं होते, उन सब्जियों का जायका ही कोई और होता है, तो वो भी बन जाता है। और फिर ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदे, पहले हम निकलते थे तो ये आप जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट चौक क्रॉस करते थे तो इसके बाद से खेत शुरू हो जाते थे हर तरफ जो है ना उस पे, तो अब वो मीलों तक चले जाएं तो कहीं पे कोई फसल का एक वो नहीं निकलता। फिर तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसी इस्लामाबाद के अंदर एक ऑर्चर्ड फार्म स्कीम मुतारफ कराई गई थी, इसके मास्टर प्लान का हिस्सा थी, जो जोन 4 में थे। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे मतलब 5 मरले का एक प्लॉट जो है उसकी कीमत अगर 1 लाख रुपए थी, तो वो 10 कनाल का एक ऑर्चर्ड फार्म जो है वो 20,000 रुपये में या 25,000 रुपये में लोगों को दिया गया कि जी यहाँ पे आपने क्या करना है कि सब्जियां उगानी हैं, यहाँ पे आपने मुर्गियां पालनी हैं, यहाँ पे उन सारे ऑर्चर्ड फार्म्स के ऊपर अब महल्लात बन चुके हैं। और ये CDA जो है, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये किसी के 1 इंच अगर आप दीवार जो है ना बाहर निकालें तो ये आके उसके ऊपर एक्शन करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, इसलिए कि वो सारे एलीट क्लास ने खरीदे हैं और मुफ्त में खरीदे हैं। और सबसे बड़ी उसमें एक टेक्निकल रीज़न भी था ना कि जोन 4 बारिश के एतबार से एक और दूसरा पानी के एतबार से इनकैचमेंट एरिया है जी इस्लामाबाद का, क्योंकि ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो अंडर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, ट्यूबवेल का सारा सिस्टम है, तो इनकैचमेंट तो सारा अर्बनाइजेशन से बंद हो गया, मतलब जो पानी ने जाना था। आपने परवेज मुशर्रफ की मुखालफत नहीं छोड़नी चले सर, वो परवेज मुशर्रफ से आते हैं मिडल मैन की तरफ, तो हमारे PTI के मिडल मैन आजकल बड़े शिकंजे में हैं, आजम खान साहब, और उन्होंने तो वो साइफर को दोबारा एक्सपोज कर दिया है बहुत भयानक तरीके से, और खान साहब फिर वो उसको डिफेंड करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो इस पे तो काफ़ी मतलब
खबरें तो ये भी गर्दिश हैं कि इसके ऊपर शदीद सज़ा भी हो सकती है, उनके ऊपर एक बड़ी सज़ा भी हो सकती है, और फिर अमेरिका भी आ गया दोबारा गेम के अंदर। तो ये सारा दोबारा मंजरनामा बन क्या रहा है, और खान साहब इसको बड़े दोबारा एक घबराते हुए, एक कब आते हुए दोबारा आ गए हैं मैदान के अंदर। नहीं, अब खान साहब को संसार करने वाले और बहुत हैं, अब हमने क्या कहना है खान साहब। हम तो उस वक्त बोलते थे जब कोई नहीं बोलता था, ठीक है ना, तब हमने बताया क्या है। बाकी देखें, ये बात तो अब तो खुल गई है ना, सही है, ठीक है। यानी मैच फिक्सिंग जो होती है ना, तो वो हमारे यहाँ भुट्टो साहब होते थे, वो सोशलिज्म के बहुत बड़े चैंपियन थे। अंदर खान ने उनकी गेटियाँ जो थी वो अमेरिका के साथ फिट थी। ज़ियाउल हक साहब थे, वो मर्द मोमन मर्द हक थे, इस्लामिस्ट थे, और अंदर खान है वो भी अमेरिका के साथ फिट थे। इसी तरह बस ये जैसे आपने वो नेट में प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो बच्चों को तो फुल टॉस गेंदें कराते रहते हैं, तो ये साइफर वाली भी फुल टॉस अमेरिका ने खुद ही कराई थी। यानी ये कोई ड्रामा आपने कभी कोई दुनिया में देखा है कि भाई इस तरह सफारतकार जो है ना वो उनको इस तरह बात की जाए जैसे कि वो साइफर में दिखाई गई है। तो ये यानी अमेरिका ने इनको गोया बयानिया देने का मौका दिया, ठीक है। ये बात अभी नहीं खुली है, ये नहीं खुला है, और खुलेगी भी नहीं, और ये खुलेगी भी नहीं। असल बात तो ये, बाकी वो तो साफ पता लगता था उसमें भी कि उसमें नहीं, वो आया उसके बाद उसमें 3 दफ़ा रद्दो बदल हुआ, फिर आखिर में जाके उन्होंने वो चिट्ठी लहराई, फिर जेब में डाल ली, फिर गायब हो गई, फिर गुम भी हो गई। तो वो तो सब पता लगता है उसमें वो क्या हो रहा है। ये तो वो जैसे वो बाल टेम्परिंग होती है ना, तो ये तो यानी साइफर टेम्परिंग थी ना सारी। तो इसमें अब क्या, बस ये तो अपने मंतकी इंजाम की तरफ चीज़ बढ़ रही है। और जब 9 मई के वाक़यात हो रहे थे, अभी कुछ रिएक्शन नहीं आया था, तो मैंने कहा था ये तहरीक अब तख्त या तख्ता के मरहले में दाखिल हो गई है। तो तख्त तो मिला नहीं, तो पीछे क्या रह गया जी, तख्ता। तो तख्ते के लिए फिर अब बहाना तो कोई भी बनेगा, पानी नीचे से पियो या ऊपर से पियो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भेड़िया खाने पे आए तो उसने तो नहीं छोड़ना, तो खान साहब की खेल ख़त्म हो गया। 9 में आखिरी कोशिश थी उनकी, अब देखें कोई और कोशिश कोई उनके अंदर से हमायती कोई करे तो अलग बात। अब इनकलाब ही खान साहब को बचा सकते हैं, लेकिन ब्लडी रेवोल्यूशन। लेकिन अभी भी तो सर पीटीआई के कारकुन तो देखें आंखें बंद करके खान साहब की चीज़ों पे यकीन करते हैं। यार मेरी बात सुने, एक बात सुने, हमारे मुल्क में मजहबी जज्बात के मुकाबले में कोई भी सोच या कोई भी और चीज़ उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जब परवेज़ मुशर्रफ आ गया था अपनी आई पे, तो कितने लोग फौज से फारिग किए गए, कितने अटेम्प्ट्स हुए मुशर्रफ के ऊपर कत्ल के, अंदर से हुए। पॉलिसी चली या नहीं चली, वो सारा कुछ हुआ या नहीं हुआ, बस इतना समझ। आज भी मजहबी लोग कितने मजबूत हैं। देखिए एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि खान साहब को, जैसे खालिद साहब ने कहा कि आप वैसे डिस्कस करना कोई जो है ना वो नहीं है, क्योंकि अब उनके अगेंस्ट ही बयानिया जो है ना जा रहा है, तो जब जा रहा हो तो फिर उस वक्त उन चीज़ों के ऊपर होना कोई मुनासिब अमल नहीं होता। लेकिन दूसरी तौर पे अगर देखें तो खान साहब की अपनी हमाकतें जो है ना इस मकाम तक लाने में उन्हें बहुत बड़ा किरदार उनकी अपनी हमाकतों का है। खान साहब की जब ये कौमी असम्बली में उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और वो कामयाब हो गई, तो वो उनके पास एक बहुत बड़ी जो अपोजिशन की स्ट्रेंथ उनके साथ थी। हुकूमत 8 या 10 सीटों के ऊपर टोटल जो है ना वो खड़ी ये हुकूमत थी, और वो भी भानुमती का कुंभा। कब भानुमती का कुंभा, इनके तो जो वोट थे सारे एक मुट्ठी में थे, पीटीआई के वोट थे सारे। वो कितनी जमातें थी, ये बंदा अगर निकल के भाग ना जाता और उधर रहता, ये हो सकता है 2-3 महीने के बाद वापस ले सकते थे यहाँ पे, या इनको नकेल डाल के रख सकते थे वहाँ पे। हर कानून साजी हर उसके ऊपर इनके लिए तो कुछ भी। फिर इनकी पंजाब में हुकूमत थी, इनकी केपीके में हुकूमत थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो खान साहब किसी हवाई घोड़े पे सवार थे या प्लेट में रख के दिए हैं। हाँ, हर चीज़ उन्होंने खुद से निकाली है, कि अपने हाथों से उन्होंने निकाली है हर एक को। वो ये समझते थे कि शायद इसी, जो आपने कहा कि आज भी उनके कारकुन उनकी बात सुनते हैं, और इसी चीज़ ने उन्हें मरवा दिया है।
कि मैं जो करूंगा उसमें लोग मेरे साथ हैं और मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। उसमें भी गलत अंदाजे वो गलत अंदाजे थे और उसके वजह से वो आज आप ये हम निकलेंगे लाहौर से 2 लाख आदमी हमारे साथ होगा, हम लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, जाहिर है 2 लाख होगा तो होता तो फिर तो नक्शा ही और हो जाता। बिल्कुल फर्ज करें ये कोर कमांडर हाउस पे हम जाएंगे, 1 लाख बंदा जाएगा कोर कमांडर हाउस पे, GHQ पे 1 लाख बंदा जाएगा, 50,000 जाएगा, ये उनका अंदाजा है। फर्ज करें अगर ऐसा होता तो फिर तो वाकई बहुत बड़ी बात हो जानी थी। 300 बंदा अंदर से साथ देगा। मैंने ये पेपर के ऊपर तो मतलब बेहतरीन मंसूबा था, जैसे हमने जबराल्टर वाला वो ऑपरेशन किया था कश्मीर में ना, वो उससे बढ़ के मैं अगर आपसे कहूँ कि ये वही वाला मंसूबा था जो परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ था। वो भी ये कह रहा था कि जब मैं कराची में उतरूंगा तो सड़कें जो है ना भरी हुई होंगी और कौन मुझे जो है ना वो पता नहीं वो फेसबुक के ऊपर मेरे कितने फॉलोअर्स, इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं और इतने ये हैं और उसमें से इतने आएंगे और इतने, वो कैलकुलेशन करके बैठे हुए थे। जब वो आए तो वहाँ पे 20 लोग थे टोटल उसको कर रहे हैं। तो खान साहब के साथ भी यही हुआ। देखिए कौम की साइकी को समझने की ज़रूरत कल भी थी, खान साहब के लिए भी थी और आज भी है कि कौम आपको के लिए जज्बाती हो सकती है, लेकिन आपके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, अगर आप उनको ये समझ लें कि वो मैदान में भी वॉरियर बन के उतरेंगे तो ये फिर आपकी गलतफहमी और आपके साथ वही होगा जो आज हो गया है खान साहब के साथ। मैं तो उससे भी अगली बात, कीबोर्ड वॉरियर्स तो फिर भी चले, वो बिल्कुल ये आइसोलेशन में बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ जो आपकी ऑडियंस है, फिजिकल ऑडियंस, जो आपके किसी जलसे में आके सारी रात गुजार सकती है, ठीक है ना, आप अगर उससे भी ये तवक्को रखें कि ये फुल कमिटमेंट के साथ अपनी जो है ना कोई कुर्बानी दे लेंगे, ये भी आपकी तवक्को गलत हो, भूल है, बिल्कुल ऐसी। ये तो जब तक आप पूरी एक तरबियती अमल के साथ किसी की यानी वो जैसे कहते हैं ना ज़हन साजी ना कर लें, नज़रिए के साथ, मिशन के साथ वो पूरी तरह कमिटेड ना हो जाए, कुर्बानी नहीं दी जा सकती। फिर भी जब वो वक्त आता है तो उस वक्त भी यू टर्न हो जाते हैं, यू टर्न हो जाते हैं, बड़े बड़े चिराग बुझते ही लोग खैमा बदल लेते हैं, खैमा बदल लेते हैं। लेकिन अभी भी देखें बयानिया तो वो कहते हैं कि मैं, ये तो सीरत में भी हालात आए हैं ग़ज़वा खंदक के ऊपर। और यार असल में मसला ये है कि सीरत में वो हालात आए तो मतलब वो ज़मीन पे पाँव रखे हुए थे उन्होंने, तो वो हालात आए ना, उन्होंने उसको ओवरकम किया। आपने वो हालात अपने लिए पैदा कर लिए लेकिन उसके लिए तैयारी ज़ीरो है आपकी। नहीं मेरी बात समझे, मतलब आप सीरत में अगर वो 300 लोग यू टर्न लेके ग़ज़वा उहद से आ गए तो 700 साथ भी तो खड़ा था। आपने जिनको साथ रखा था, ये कौन है जी, ये महमूद कुरैशी, यही तो हम कह रहे थे 13 में, क्या कहा था कि इन लोगों को जमा करके आप तब्दीली लेके आएंगे, वो सारे जाने सारे के करके फरार। ठीक है, ये शाह महमूद कुरैशी है, ये जनाब वो महमूद खान है, ये खटक साहब हैं, खटक है, ये वो बुजदार है, ये फलाना है, ये टिंगड़ा है, ये सारे कहाँ हैं आज, ये टाइगर्स। अब पीछे जाके वही अच्छा जो आपके मुखलिस थे उनको इनको करीब करके उनको लाते मारी आपने। ये जस्टिस वजीउद्दीन है, ये अकबर अस बाबर है, ये वो न्याजी जो अपना वो कज़न भी था ना, वो जी हफीजुल्लाह न्याजी, जो मुखलिस थे उन सबको भगाया आपने। तो अब कौन होगा साथ खड़ा, जो जिनके हुक्म पे वो आए थे उनके हुक्म पे चले गए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये तब्दीली थी आपकी। तो इसको सीरत के साथ जोड़ोगे, एक चवल मंसूबे को आप जो समझेंगे, ये सीरत का जो विजन ये था, ये वो हर चीज़ को इस्लामी टच देने की कोशिश करते हैं ना। तो खान साहब अभी भी उस फिनोमेना से बाहर नहीं निकल रहे, अभी भी वो ज़मीनी हक़ाइक़ अभी भी, मतलब देखें इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी तक बरकरार है। से याद आ गया, वो हमारे मौलवी अब्दुल अजीज साहब भी तो सीरत के मुताबिक ही ख्वाब देख के खड़े हो गए थे। जी लाल मस्जिद वाले, ये आपको पता है, मैंने इसीलिए कहा था कि ये इमरान खान मौलवी अब्दुल अजीज साहब के रास्ते पे चल पड़े हैं। सही है, ये चला जाता है या मतलब बंदा चलता है या चलाया जाता है, मुबशरात होती है, मुबशरात। नहीं मतलब देखें जब आप खुशफहमी का शिकार होते हैं, हाँ, या खुद उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कजरो। नहीं सर, मैं ये नहीं कहता खुशफहमी, मैं कहता हूँ जब आप धोखेबाज होते हैं, जब आप धोखेबाज होते हैं, आपका मकसद लोगों को धोखा देना होता है, आप लोगों के साथ सिंसियर नहीं होते, तो यही सजा होती है कि आपका जो विजन है ना वो धुंधला जाते हैं, आपको सही चीज़ की समझ नहीं रहती, इसलिए फिर खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। आप धोखा दे रहे होते हैं और आप धोखा खा रहे होते हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। ये होता है बंदे के साथ। ना आप धोखा दें लोगों को, आप मुखलिस हों अपने मिशन के साथ, आप धोखा खाएंगे भी नहीं, आपको विजन भी मिलेगा, आपको पता होगा ये कितना मुश्किल रास्ता, कोई शॉर्टकट में ना जाए। हाँ, वो तो फिर नहीं जाएंगे ना आप, जब मुखलिस हैं। बस आप अगर खुलूस इखलास आपका वो है, अच्छा वो थोड़ी अकल भी खैर चाहिए खुलूस इखलास के साथ,
तो असल मसला ये होता है, ये लोग आवाम को अपने साथ मिलाने के लिए ये नारे लगा रहे होते हैं, इस मिशन के साथ ये मुखलिस नहीं होते, कोई तब्दीली पेश नज़र नहीं होती, सिर्फ अपना इक़्तिदार पेश नज़र होता है। इस वजह से फिर वो खुशफहमी, मतलब जो भी उधर से कोई लारा लप्पा लगाता है ना नुसरत का, तो उस पर ढह जाते हैं, उस पर उम्मीद बांध लेते हैं, ये होता है असल में। सही है। तो मेहताब भाई, आगे इंटरम गवर्नमेंट और जनरल इलेक्शन की बातें, कोई इलेक्शन नज़र भी आ रहे हैं, और वोट को इज्जत कब मिल जाएगी सर? देखिए ये बातें तो चल रही हैं कि कराची में भी तो देखे हालात थे, कुछ लोग अब खदशात तो हैं, और खदशात के अंदर तवक्कुआत भी हैं और उम्मीद भी है, मतलब मिला जुला सा रुझान है। तो आप किधर खड़े हैं? अच्छा, कराची वाला बड़ा दिलचस्प काम है कि पीपल्स पार्टी ने एक मेयरशिप के लिए, वो चंद दिन पहले एक बड़े सीनियर तजियाकार हैं हमारे, तो उनसे बात हो रही थी, तो उसने कहा है कि एक मेयर के इलेक्शन के ऊपर जो है वो अपनी अगली हुकूमत जो है वो गंवा दी है। मैं कहा कैसे, ये क्या आप कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मसला ये था कि जिस भोंडे अंदाज में इन्होंने ऑपरेशन कराची किया, उसके बाद जो हमारे मुक्तदर हल्के थे ना, तो वो जो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला प्रोजेक्ट था, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए उससे। उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी जो जेनवन बन रही हैं 35-40 सीटें, तो आप उसके ऊपर कहेंगे 300 के ऐवान में जो है ना वो बिलावल साहब उन 30-35-40 सीटों के ऊपर जो है ना वज़ीर आज़म बने, और आप इतने भोंडे तरीके से मैनिपुलेट करें, तो हम पहले बहुत गालियां खा चुके हैं। अब जो दोबारा नहीं होगा हमसे, हम प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद प्रोजेक्ट बिलावल से जो है ना वो पहले ऐलान बरात हो गया, शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। वो राहत इंदौरी के शेर है कि हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली है। तो इनके साथ भी यही हुआ कि उन्होंने कह दिया कि दोबारा हमसे जो है ना ये काम नहीं होगा। तो वो तो मतलब वो एक तो प्रोग्रामों में अभी इस्लामाबाद में मैं भी था, तो वो मुराद अली शाह साहब को भी साइड लाइन किया जा रहा था ना, वो मतलब मैं फील कर रहा था, लेकिन वो स्टोरी आपने बताई कि पीछे जो है ना मामला जो है ना वो थोड़ा सा मतलब बंदा का भर गया, मतलब आप जरा जल्दी कर गए ना, वो भी थोड़ा सा नुकसान की बात भी हुई है। यानी अगर ऐसा है तो ये एक नुकसान का पहलू भी है। वो ये कि मेरा ख्याल है चले बिलावल का प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर वाला मसला तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये एक बैलेंस भी था कि पीडीएम, जिसमें सिंध की रिप्रेजेंटेशन भी थी पीपल्स पार्टी की सूरत में, के पीके से एएनपी भी थी, और उधर वो अचकज़ई साहब भी थे, और फजलुर रहमान भी, और ये भी, यानी वो जो एक किसी ज़माने में चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर था, तो पीडीएम यानी वो एक कलेक्टिव लीडरशिप चारों सूबों की गोया नुमाइंदगी मौजूद थी। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर एक पार्टी को ज़्यादा पावरफुल करेंगे। पीटीआई तो वैसे ही माइनस हो जाएगी जी, और एक पार्टी जब ज़्यादा पावर गेन कर लेगी तो उसमें जैसे खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है, तो सियासत में जब पावर आती है तो बदमाशी आई जाती है। और ये यानी हमें कोई इमरान खान की ज़ात से तो मसला नहीं था, असल में तो वो जो सियासी निज़ाम बनने जा रहा था उससे मसला था, वो वन पार्टी रूल की तरफ चीज़ जा रही थी। तो वो वन पार्टी रूल अगर इमरान खान का बुरा था तो किसी और का वो तब भी बुरा है। तो वो जो एक होता है ना बैलेंस, एक होता है जिसे वो अपोजिशन, अगर स्ट्रांग अपोजिशन हो तो तभी वो बैलेंस कायम होता है। नहीं, नून लीग का वैसे भी ये एक प्रॉब्लम है कि चूँकि ये भी सेठ है ना, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये भी जैसे जो है ना वो फौजी किसी की नहीं सुनते, इसी तरह सेठ भी किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अंदाज दीगर होता है। फौजी जो है ना वो जरा अकड़ के नहीं सुनते, करके तो नहीं, पिशर्ट वाला होता है, तो ये कहते हैं भाईजान आपकी जगह नहीं रही, नहीं या इस तरह जगह नहीं रही, ये 2 महीने की तनख्वाह ले लें तो असल में हमारा प्रोजेक्ट ये हो गया है, तो मतलब ये वही काम करेंगे मीठे तरीके से, आप बड़े अंकल हैं, बस अंकल बन के रहें, जब भी कोई मसला हो हमसे रब्ता कर लें, ठीक है ना। अब आपकी आपको आराम नहीं, वो ड्राइवर अवेलेबल रहेगा, जब आप कहेंगे तो वो ये इनका स्टाइल ये होता है। बाकी अपने मकासद के एतबार से ये वही चीज़ होते हैं जो वो हैं, सिर्फ जो स्टाइल है वो मुख्तलिफ होते हैं। ये गुड़ दे के मारने का स्टाइल है वो ज़रा थोड़ा, वो तो गोली वाली सरकार है ना, बस इतना सारा फर्क है। लेकिन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ और पावर्स जो है ना अब अमर्ज हो जाएंगी। वैसे मैं एक छोटी सी आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के अंदर अब तक की सारी क़यादत जो है ना वो मसनूई थी, या तो वो सरदारी निज़ाम से निकल के आते थे, या फिर वो होते थे कि जिनके सर के ऊपर हाथ रखा जाता था तो वही लोग ऊपर आए हैं, उसके अलावा कोई बंदा बलूचिस्तान से कभी नहीं आया।
अभी हालिया अरसे में और खुसूसन जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ से हक दो तहरीक ने जिस तरीके से किया है, एक अवामी पजीराई उन्होंने दिखाई अपनी, और एक नई लीडरशिप जो है ना वहाँ से ग्रास रूट लेवल से वो लोग हैं और वो निकल के हैं। और ये सिर्फ वहाँ का नहीं है बल्कि मतलब अगरचे कि जमात इस्लामी का पुराना था, लेकिन ये जो कैडर है हाफिज़ नईम साहब वाला, ये सारे का सारा वो कैडर है जो जमात इस्लामी की जो इंटरनल एलीट है उससे बाहर का था। ये वो चले आपने ये बात करके मैं कल पिंडी की अलखिदमत का काम देख के आया हूँ, वो जो हॉस्पिटल्स हैं जी जी राजी हॉस्पिटल बहुत शानदार काम, बहुत शानदार। अगर जमात इस्लामी यानी ये इस तरह का काम 20-30 साल कर ले तो यानी वो उर्दुगान की जगह पे आ सकते, मतलब वो पोजीशन कम से कम शहरों में उसकी हो सकती है। यानी आप उधर जाके देखें, आप हैरान रह जाएंगे। यानी प्राइवेट सेक्टर में और यानी खासतौर पे वेलफेयर और खिदमत और भी कई सेगमेंट्स में इन्होंने बड़ा इस मामले में इतना बड़ा काम हो जाना। कराची का मसला हो रहा है यार जी, कराची में पैसा बहुत है, कराची की ज़कात ही जो है ना मदरसों से नहीं संभाली जाती, तो वो वहाँ तो वो ऐसा ही है इनके। वो उसके मुकाबले में पिंडी इस्लामाबाद यार गरीब, मतलब ये उस तरह का मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा सेटअप है और बहुत शानदार तरीके से चला रहे हैं और बहुत नॉमिनल रेट्स के ऊपर, थोड़े रेट्स। अच्छा, उसमें भी एक काम ये भी करते हैं कि मतलब कोई इस तरह का बंदा है वापस किसी को नहीं करते उसको, हाँ वो ज़कात के उससे वो, लेकिन रेट्स उनके इतने मुनासिब हैं। रेट्स ही नहीं मसला, रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी, क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है उनके, वो जो उनके लेबर रूम्स मैंने वो भी देखा है, मतलब एक आदमी के लिए एक कमरा, यानी 2 पेशेंट एक रूम में नहीं होंगे, क्योंकि वो मसला ही डिलीवरी का और इस तरह का है, तो मतलब ख्वातीन भी 2 नहीं होंगे। बाकी तो मर्दों का तो रिस्ट्रिक्शन इतनी, उस पूरे ब्लॉक में नहीं जा सकता कोई, फैमिली मेंबर भी नहीं जा सकता उधर अंदर, वो सिर्फ डॉक्टर्स ही होंगी और ये जो भी जच्चा बच्चा वाला मामला है, लेकिन उसके लिए भी अलग कमरा, हर एक के लिए अलग कमरा। बल्कि अगर चूंकि खैर हमारा टॉपिक में नहीं था, लेकिन ये इस तरफ आ गए तो जमात इस्लामी के लिए ओवरऑल भी मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात की तब्दीली है, इसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। अगर के मतलब उसको अपॉर्चुनिटी की तवक्को कहीं, हाँ वो मतलब वो अमली तौर पे वो खुद तैयार नहीं है, उसके लिए आपको कुंभ इज़्निल्लाह वाला पूरा जो है ना वो होना पड़ेगा, जागना खत्म शरीफ करना पड़ेगा। तो वो उसकी कोई फिलहाल नजर नहीं आ रही, वगरना अब जो है ना सूरत हाल देखें वो बहुत तब्दीली आ रही है। और ये चलें इस इलेक्शन को छोड़ दें, ये तो जो भी जिन हालात में अगर ये चीज़ चलती है और अगला इलेक्शन जो आएगा तो वो उस हालात को आप जहन में रखें कि वहाँ पे वो सियासी पार्टी, जेन्युइन सियासी पार्टी होती ही वो है कि जो ये खिदमत खल्क का काम करके बनी ग्रास रूट आवाम के साथ कनेक्शन, जेन्युइन सियासी पार्टी होती है। ये तो सारी गमलों में उगी हुई सियासी पार्टी, बिल्कुल ऐसे ही असल सियासी पार्टी बनती ही वहाँ से है। तो इन जनरल इलेक्शन से आपकी क्या तवक्कुआत हैं और आप क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई बेहतरी, और जैसे आप कह रहे हैं ना कि पीडीएम के हवाले से कि मतलब एक हमने सियासी अमल तो चलें देखा, जबरदस्ती का था, लेकिन इताद उन्होंने 1.5 साल। बात यह है कि इलेक्शन जो है ना वो होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, फेयर, ठीक है। उसमें मतलब पीटीआई के लिए भी मौका, इमरान खान अगर मतलब कोई अगर कानून की गिरफ्त में आता है तो उसमें कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये कि जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए रास्ते खुले होने चाहिए। ठीक है। 2018 के इलेक्शन जो थे वो इलेक्शन नहीं थे, लेवल प्ले मतलब नहीं, वो बदमाशी थी, मतलब गुंडागर्दी थी वो। इससे कोई गर्ज नहीं है जीतता कौन है, ठीक है। मैं ये अवाम का हक है कि उनकी जो वोट को इज्जत दो, ठीक है। उनके ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो एक पार्टी का नारा है, मतलब लोगों की वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। और अगर वो इमरान खान को मुंतखब करते हैं ठीक है, तो वो एक अलग बात है, लोगों का हक है वो जो जिसको भी मुंतखब करें, लेकिन इलेक्शन अगर मुल्क को आपने सही रुख पर लेके चलना है तो इलेक्शन फेयर होने चाहिए। मतलब आवाम की बिल को उस तरीके से मतलब बुलडोज नहीं होना चाहिए, मैनेज नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो खदशात इन टाइम गवर्नमेंट के हवाले से भी किए जा रहे हैं, सही, ये तो देखें मसला ये है कि ये तो प्री पोल लीगिंग में भी तो इन हालात ऐसे हैं ना, असल में इस बात को समझें, आप अपनी मईशत को देखें, जो अब उनके एतबार से देखें तो इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, और ये जो कुछ भी 9 मई को हुआ है ना, ये अभी ये चीज़ें खुली नहीं है,
अभी वो बताने के काबिल नहीं अपना बच्चा है, मतलब देखे ना आपका बेटा ही हो, वो कोई गलत हरकत करे तो आप पड़ोसियों को तो नहीं बता सकते ना, क्या बताएंगे यार। तो ये तो उन्होंने मतलब गोद लिया था और कितनी शौक से गोद लिया था, तो अभी जो उसने इनके साथ की है ये बताने जोगे भी नहीं है, ये तो सहलाने जोगे भी नहीं है लोगों के सामने सहलाने जोगे, मदद करा दिया उसने। वो जो और चुपो वाला है ना, असल में तो वो यहाँ के फिट होता है पूरी तरह। तो अब वो तो उसको मतलब उसके लिए उनके यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो अब उसका अभी प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर सदर बैठा हुआ है उसका है, इधर बंदयाल साहब ब्लॉक करके बैठे हुए हैं इंसाफ का अमल पूरी तरह, वो बिल्कुल मुजाहिरीन की तरह बेबाक होके। तो इसलिए ये तो अभी चीज़ें चली जा रही हैं, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कुछ मतलब वो यानी जैसे कहते हैं ना उस जगह पे पहुंचेंगे शायद कि जहाँ पे वो कानून की हुक्मरानी वाली बात चलेगी नहीं चलेगी बात की बात है। ये चीज़ें देख के ना यार लगता नहीं है कि अक्टूबर नवंबर में भी हो पाए, अगरचे कि होने चाहिए। मुल्क के लिए बेहतर यही है कि इलेक्शन हो जाए अक्टूबर, जैसे शेड्यूल के मुताबिक है अक्टूबर नवंबर में हो जाने चाहिए। लेकिन ये कि ये वाले सारे मसाइल मौजूद हैं। अब ये जो बनेगा ना इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी, तो यानी हर कोई अपने पत्ते शो करेगा। अभी सब सीने से लगा के बैठे हैं। अभी नून लीग क्या है ये भी हमें कोई पता नहीं है, पीपल्स पार्टी क्या है ये भी कोई पता नहीं है, खुद फौज का अपना डिज़ाइन क्या है या मुस्तकबिल का क्या है वो उनका वो मॉडल लेके बैठे हैं, वो भी अभी कोई पता नहीं है तो कैसा होगा। हाँ अभी तो क्योंकि चीज़ें फंसी हुई है ना, मतलब आप पीडीएम से हाथ हटाते हो तो फिर वो जो आता है तो वो भी आपको गवारा नहीं है, तो इधर भी आपने उधर आगे उसने रोका हुआ है अदालत में। जो चीज़ें जाके सेटल होंगी कहीं यानी पूरी तरह आश्कारा होंगी, बल्कि कहना चाहिए कि क्या प्लान्स हैं और किधर जाना है। तो ये अगर ये गवर्नमेंट अगस्त में ख़त्म होती है तो फिर उससे पता चलेगा। अब देखें ना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगर कह रहे हैं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कोई वजह, तो ये सिर्फ इतनी सारी बात नहीं है कि वो एक नहीं इलेक्शन कब होंगे पर सवालिया निशान है। शाहिद खाकान साहब का कहना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, खुद इलेक्शन होने के बाद क्या होगा उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग जाता है। ठीक है ना। एक बात तो ये तो कही जा रही है कि शायद खाकान अब्बासी साहब को नून लीग ने कह दिया है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, वहाँ से मरियम औरंगज़ेब को टिकट दिया जाएगा इस दफ़ा। तो पिछली दफ़ा भी उनके साथ थोड़ी सी बुरी हो गई थी, तो वो नहीं चाह रहे कि आज़ाद हैसियत में लड़के हमेशा के लिए उनकी सियासत ख़त्म हो जाए। नहीं तो एक हो सकता है, यानी ये बात भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक मतलब सवालिया निशान तो खड़ा हो, मतलब एक साबिक वज़ीर आज़म और बड़ी एक सीनियर पोजीशन पे और एक सीनियर सियासतदान सर। लेकिन एक चीज़ जब बस आखिर में मैं आपसे उस पर कहूँगा कि आप भी बड़े अरसे इस्लामी मॉडल, चाइना मॉडल, खिलाफत मॉडल इस तरह की बातें कर करके ज़रा हमें डराते रहते थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जा रहा है कुछ, और चाइना की अब इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी है। तो मतलब ठीक है इलेक्शन हो भी गए और एक थोड़े से कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो गए, और ख़ास जैसे जिसके खदशात आप कह भी रहे हैं, और फिर उस तरह का अगर चाइना का वाशराय हमने लगा भी लिया चाइना का मॉडल आ भी गया, तो उस हवाले से मतलब पाकिस्तान के माहौल में उस तरह का मॉडल चल सकता है या चल जाएगा। असल में ये जो खदशात तो हैं, खतरे की जो बात करते हैं ना, आप समझ लें जिसमें मसला क्या है। मसला ये है कि देखें जो भी बंदे की तरबियत होती है ना, वही उसका सांचा बनता है फिक्र का, और उसी के अंदर रह के वो सोचता है। हम में से हर कोई अपने कुएं का मेंढक होता है, यानी जो उसका कुआं बना दिया गया होता है उससे बाहर निकल के वो नहीं सोचता। सही। अब आप ये खुशफहमी की बात इमरान खान की कर रहे थे, तो वो उसका कुआं है जिसके अंदर वो रह के सोचते हैं, तो वो पूरी चीज़ें उसके सामने आश्कारा नहीं होती। असगर खान साहब एक थे, जब हम यूथ में थे तो उस वक्त असगर खान साहब होते थे, बल्कि ये नवाज शरीफ साहब जो है ना पहले असगर खान की पार्टी में तहरीक इस्तिकलाल में होते थे, तो वो अपने वक्त में वो बहुत पॉपुलर थे, वो भी कुछ हैंडसम थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल पॉपुलर बहुत हुए थे। वो भुट्टो को क्वाले के पुल पर फांसी लगाने का उनका नारा बहुत मशहूर हुआ था वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी चल नहीं सके थे। ये फौजी जहन भी एक ख़ास जहन होते हैं, वो जैसे परवेज़ मुशर्रफ की अभी मिसाल आई है, तो ये भी कुछ जैसे आइसोलेशन में सोचते हैं, ज़मीन पर इनके पाँव नहीं होते हैं, ये अपने उसी जो इनका एक सांचा है उसमें सोचते हैं। वो उनके पास यूनिट होती है, वो अटेंशन, स्टैंडीज,
वो समझते हैं पूरी कौम भी इसी तरह एक्ट करती है। ऐसा नहीं होता। ये अवामी जो है ना, ये चीज़ें और तरह से होती हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ ना कि चाइना मॉडल चाइना में तो चल गया, पाकिस्तानी, अच्छा ये हो सकता है तुर्की में चल जाए, ये इवन सऊदी अरब में चल जाए, ठीक है, ये ईरान में चल जाए, ये अफगानिस्तान में चल जाए चाइना मॉडल जी। खास है तरकीब में कौम रसूल है। ये पाकिस्तान ये मलगूबा किस्म का मुल्क है, ये उस तरह का मुल्क, इन सारे ममालिक की तरह का मुल्क नहीं है। यहाँ अब सिंध के और अरकियात हैं, सिंध के अंदर कराची की अरकियात हो रहे हैं, बलूचिस्तान की हो रहे हैं, कोयटा की हो रहे हैं और ग्वादर की हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पंजाब के अंदर इधर KPK में जाएं तो फाटा की हो रहे हैं, पेशावर की हो रहे हैं, हजारा की हो रहे हैं, ठीक है। पंजाब के अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, पोठवार और तरह से, सराइकी और तरह से, दरमियान में और तरह से जो चीज़ें हैं। इस मुल्क को ये आप यकीन माने कि अगर यहाँ पे कोई जबर का निज़ाम ले आए ना, वो इस्लामी क्यों ना हो, ये टूट जाएगा। यानी अगर आप मेरे तासुब की बात करें तो मेरा तासुब किसके साथ होगा? इस्लाम के साथ होगा ना। सही है। तो इस्लाम जो भी लेके आए तो मुझे उसके साथ मतलब मेरी वो होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। मतलब मेरा तो शौक है, चले मेरे सारा कुछ, उसमें तो कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल ये समझता हूँ कि अगर आप इस्लाम भी यहाँ पे जबर से लेके आएंगे ना, मुल्क नहीं बचेगा। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और, इसी तरह आप सोचें, अगर आप चाइना मॉडल तो एक जबरिया निज़ाम है। वो अगर हुकूमत नून लीग की हो जाए या नवाज शरीफ क्या ये इमरान खान की हो जाए या किसी जर्नल साहब की हो जाए, अगर वो मॉडल आप यहाँ पे मुसल्लत करेंगे और इस्लाम के नाम पर करें तो साथ इस्लाम का भी बेड़ा गर्क होगा, और वैसे कर दें तो तब भी मुल्क नहीं बचेगा। तो ये ना कीजिए, मतलब ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे जिस तरह 2 पार्टी सिस्टम जो है ना, जमहूरियत जिस तरह चलती है, चलें कोई थर्ड पार्टी भी हो गई, लेकिन ये कि 2 बड़ी पार्टियाँ होती हैं, तीसरी पार्टी ज़रा वो उसका भी एक रोल रहता है, कभी कभी वो भी एक रोल अपना अदा कर लेती है। तो ये इस तरह का निज़ाम यहाँ पे चलता रहे, ताकि तमाम, ख़ास तौर पे जो एहसास महरूमी पैदा होता है वो छोटे सूबों में होता है, जैसे बलूचिस्तान है, जैसे KPK है, सिंध भी फिर उस तरह सोचना शुरू कर देता है जब उसके साथ मसले होते हैं। तो ताकि सबकी पार्टिसिपेशन हो, उनको ये लगे अच्छा जेन्युइन लीडरशिप आने दें, ताकि लोगों को पता चले यार हमारे लोग हैं जो ऊपर आए हैं, ठीक है ना। मतलब वो कोस्टल एरिया से अगर फ़र्ज़ करें वो मुंतखब होके आ जाते हैं मौलाना हिदायतुल्लाह, तो वो सब ये समझे हिदायतुर्रहमान, तो वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि भाई हमारी आवाज़ उठ रही है वहाँ पे। ये होता है, ये होता है कि लोग सेटिस्फाई होके बैठ जाते हैं, और नहीं तो फिर एक घुटन होती है। उस घुटन को आप अगर चाइना की तरफ जाएंगे तो वेस्ट आपका मुखालिफ होगा, वेस्ट अगर मुखालिफ होगा तो वो लॉबियाँ जो आपके खिलाफ यहाँ पे रेजिस्ट करेंगी वो उनका सपोर्टर होगा। तो क्यों दुश्मन को आप मौका दे रहे हैं कि वो उसे यानी अच्छे खासे लोग मिल जाएं आपके खिलाफ। नहीं, दूसरी एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी छोटी सी ये ऐड कर लें कि चाइना मॉडल तो खुद चाइना के अंदर पिट चुका है। जिस वो भी हैसियत में आया था वो उस हैसियत में बरकरार नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी का रूल जो है ना वहाँ पे हो गया। असल में जो अब चाइना मॉडल है वो है ही, अब वो कम्युनिज्म नहीं है। जी हाँ, अब वो कम्युनिज्म नहीं है, अब वो कम्युनिज्म का जबर है। जी हाँ, यानी वो जो आप वन पार्टी कह रहे हैं ना, यानी वो जबरिया पार्टी, जबरदस्ती की हुकूमत है, और जो बोले उसको जनाब वो आप गोली मारते हैं, यही कुछ है ना वहाँ पे। लेकिन मॉडल वो सरमायादाराना हो गया, इसीलिए तो इस वक्त चाइना जो है ना वो कमाल को पहुंचे अंदर, मतलब सरमायादाराना निजाम जबर की हालत में, जबर के। यानी पहले जो सरमायादारी थी, जो पहला, यानी आप अगर इसे लेके चलें पिछले 200 साल या 300 साल से देखें तो सरमायादारियत जमहूरी लिबास में जो है ना वो थी, देवे इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पायकोब था, ठीक है ना। अब जो वही देवे इस्तिबदाद सरमायादारी का वो कम्युनिज्म वाले जबर के साथ आ रहा है, जो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी बुराई बन जाएगी। कि पहले तो वो फिर आपको कोई हुकूक देते थे, कोई अलाउंस होते थे, कोई इंसेंटिव होते थे जिससे वो आपको एक्सप्लॉइट करते थे। अब तो कोड़े होंगे, जैसे एक मतलब बेकार का कैंप होता है, उस तरह की चीज़ बन जाएगी। नहीं खालिद साहब, मैं इसमें एक चीज़ और देखें, चाइना के अंदर भी चेयरमैन माओ का जो सिस्टम था वो हत्ता के 70s के बाद इन्हें
उससे बैकआउट करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा, मजबूरी थी। मतलब आप उनके सारी की सारी पॉलिसीज को उठा के देख लें, वो चिड़िया मारने की पॉलिसी से लेके जो है ना वो शुरू करें तो वो बेशुमार किस्म के उन्होंने निशाई मारने की बेवकूफियां जो है ना वो उन्होंने की थी। अदम तवाज़ुन हुआ ना, अदम तवाज़ुन हुआ उस चीज़ से, और हर चीज़ से उन्हें बैकआउट करना पड़ा और उससे पूरे निकल चिड़िया खरीद के लानी पड़ी। हाँ, चिड़िया बाहर से खरीद के लानी पड़ी। तो अब जो है ये जो शिपिंग साहब आए हैं, इन्होंने आके उसकी कुछ चीज़ें फिर वो करना शुरू कर दी, और ये भी इतनी अननेचुरल हैं कि चाइना के अंदर भी इसके के खिलाफ एक रेजिस्टेंस है, अगरचे कि चाइना उस सिलसिले में नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि आज भी चाइना एक ओपन स्टेट नहीं है। आज वहाँ आप गूगल नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहाँ फेसबुक नहीं इस्तेमाल कर सकते, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही कह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा था, यूट्यूब नहीं इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान को तो जितनी आज़ादी की लत पड़ गई है ना, नहीं मतलब ये हो नहीं, वैसे दूसरा कल्चर हमारा कल्चर है, हमारा जो एक चलेगा नहीं ये निज़ाम में, आपको पाकिस्तान में नहीं चल सकता। वो एक चीज़ थी कि देखें, एक बात है कि इंटरनेट दुनिया भर में आ चुका था, हमारे यहाँ पाबंदी थी। 90s के अंदर भी यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती थी, ईमेल के लिए भी जो है ना, ईमेल का एक कनेक्शन मिलता था जो PDCL पे चलता था, तो उसके लिए भी एक लेनी पड़ती थी। उस वक्त तक ये चल रहा था, ये सारी चीज़ें चल थी, किसी पूरी दुनिया के अंदर ये बड़ा कॉमन हो चुका था। लेकिन प्राइवेट चैनल्स बहुत बाद में, क्योंकि वो प्राइवेट चैनल्स इसी तरह आ गए थे तो लोगों को पता नहीं होता, तो फिर वो चल जाता है। लेकिन आज अगर आप एक दिन के लिए इंटरनेट बंद करें यहाँ पे, तो आप सूरत हाल देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाती है। तो वो चीज़ जो है ना, ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे उस तरह का मॉडल बाहर से ला के तो ये फिट कर दिया जाए सोसाइटी। ऐसा अगर किसी ने करने की कोशिश की तो बहुत बड़ी हमाकत करेगा, जो चंद दिनों में एक्सपोज हो जाएगी। मतलब यही मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान उसके लिए नहीं बने। आप यानी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है कि वेस्ट के हाथ से ताकत निकल रही है, चाइना की तरफ जा रही है, दुनिया एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है। इसमें आप वो जो आपने IMF का वो उसको भी इस्तेमाल किया आपने, इधर चाइना को भी वो आप दोस्ती करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये टाइम आपके पास 5 से 10 साल है। इन 5-10 सालों में आपने उठ के अपने कदमों पे खड़े हो गए तो खड़े हो गए, उनके ऊपर रिलाय नहीं करना। ना, बस यही टाइम है आपके पास जिसमें आप खड़े हो गए तो खड़े हो गए। उसके बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि इस इतने अरसे में इंडिया एडजस्ट हो जाएगा। अभी तो वो जरा शेकी है ना, पता नहीं, उसने अमेरिका से उसे अच्छी यारी हुई है, लेकिन जब चाइना पूरी तरह वो आ जाएगा तो बहरहाल वो 1 अरब की आबादी है इंडिया। तो इंडिया का एक और भी मसला है कि इंडिया हमेशा वो मुनीर न्याज़ी के शेर है कि हमेशा देर कर देता हूँ, उसके साथ यही होता है, वो लटका रहा बहुत अरसा तक अमेरिका की तरफ जाने में भी, और हमने खूब मजे लूटे। हाँ, हमने और जिस दिन इंडिया ने अमेरिका को ग्रीन सिग्नल दिया, उसने हमसे आंखें फेर ली। यही चाइना करेगा जी, लेकिन क्योंकि दुनिया तो चलती है उस इकोनॉमी के ऊपर ज़ाहिर है उसके जो। लेकिन सर चाइना मॉडल के अंदर चलें, ये तो हमने उसकी खदशात और ख़तरात और उसकी जो मुज़म्मरात हमने डिस्कस कर ली, मुज़म्मरात। तो जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अच्छाई हैं, मतलब जैसे करप्शन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रास रूट लेवल तक हमारे ऊपर एक जो लेयर है ना अशराफिया वाली, जो अंग्रेज़ों वाली आज तक कायम है, मतलब चाइना उससे भी तंग है, और उसका भी कोई हल और सफाई प्रोग्राम उसका कुछ चल भी रहा है। ये अब चाइना को भी, अब जब आप इस जगह पे आते हो ना तो फिर चाइना से भी पीछे चले जाओ ठीक है ना, जिनके असल मफादात हैं वो उससे तंग हैं। उन्होंने ये सारा ये करप्शन वाला निज़ाम बनाया था, ठीक है, ये जो लॉर्ड मकाले लेके आया, जो तालीम, फिर ये पूरा एक उन्होंने वो खड़ा किया, ये स्कूलिंग का सिस्टम, ये बर्नाल है, ये लॉरेंस कॉलेज है, ये वो क्या है एजुकेशन कॉलेज है, ठीक है ना, ये सारा सिस्टम बना था दुश्मन के बच्चों को पढ़ा के अपने मतलब के बच्चे बनाने का, ठीक है, वो चला। अब वो सरमायादार उससे बहुत आगे चला गया है, उसके लिए वो चाइना मॉडल सूट करता है। अब ये वाला सारा सिस्टम खत्म होने जा रहा है, ये क्लास। हाँ, वो जो नबी शबी भी पैदा होते रहे ना इधर, वो भी यानी एक तो वो क्लास है जो HSN पढ़ गई, एक वो बेवकूफ़ क्लास है, उसको भी तो किसी खाते लगाना, हाँ, तो उसके लिए नबी आ गए, पीर आ गए, मौजे हो गए, करामतें हो गई, मेड इन बरतानिया थी, ये सारी वही उधर से आ रही होती थी ना। सही। तो उलमा व मशाइख सारे मिलजुल कर और ये काले अंग्रेज चिट्टे अंग्रेज मिलकर ये निज़ाम चलाते रहे। अब नए सिस्टम में ये सारा कुछ समेटा जाएगा। सही, इसे समेटने में 5-10 साल तो लग ही जाएंगे, कुछ इससे भी ज़्यादा लग जाएंगे। ये किसी बहुत बड़ी ट्रेन का यू टर्न है, कोई छोटा सा यू टर्न नहीं है, पूरी मतलब एक जैसे वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो ये तो पूरी तलपट हो रहा है ना, जाला आलिया साफिला वाला काम है ये।
और वक्त लेगा, लेकिन ये आप देखेंगे कि इदारे भी नहीं बनेंगे, नए तरह की जो है ना वो ये रजीम चेंज है। जो किसी ने कहा ना रजीम चेंज है, तो रजीम चेंज है, लेकिन ये बहुत बेसिक से चेंज है। तो अब जो निज़ाम चलेगा वो पहला होता था कि तो आप करप्शन करो, उस करप्शन से ये पता चलेगा कि यार आप अपनी कौम के साथ वफादार नहीं हो, तो आप हमारे काम आ सकते हो, आप अच्छे मीर जाफ़र मीर सादिक बन सकते हो। ओके, ये तो दो अलामतें हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक। ये पूरा बरतानिया का जो निज़ाम यहाँ पे सेट था, इसके पीछे यानी मीर जाफ़रों के अब्बे खड़े थे, जिसमें नवाब भी थे, खान भी थे, और उनसे बढ़कर पीर भी थे, मौलवी भी थे। सब ने मिल के बरतानिया को सपोर्ट किया है और ये निज़ाम आज तक चलता रहा है। और वही बरतानिया सारा छोड़ के गया था, और इसमें करप्शन बुनियादी किल्ली थी जिसके साथ सारे जुड़े हुए थे, और अवाम वो थी जो यतीम थी जिसको सब लूटते थे। नजराने पीर के भी वहीं से आते थे, और टैक्स जो है ना ये ब्यूरोक्रेट्स के भी वहीं से आते थे। वो आज भी अभी वो जो बिजली की कहानी हमने सुनाई है, तो ये सारा उसी को लूटा जा रहा है ना। तो इधर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं लग्जरी, तो ये वाला निज़ाम अब नहीं चलेगा। इस पे डंडा चलेगा, इस पे डंडा चलेगा। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई, खालिद आपका। और इस हवाले से चीज़ें डिस्कशन में आती रहती हैं, और एक हालात हाज़रा पर तबसरा है, उसमें आपका फ़ीडबैक भी हम शामिल करते हैं, और इस तरह की चीज़ों पे आपका फ़ीडबैक भी ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं और इस पे आपकी क्या राय है। तो आप तक अपना मुफीद फ़ीडबैक हम तक भी पहुंचाएं, इंशाल्लाह हम उसको भी देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और उसको ज़रूर अपनी टॉपिक्स में लेके आते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे मेहताब अजीज़ भाई को, जनाब खालिद साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।